हेलो गाइस, तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर लिया था। आज पार्ट 3 में मैं आपको काल विभाजन पढ़ाने जा रही हूँ जो आचार्य शुक्ल ने किया था। उन्होंने 1993 से 1318 तक वीरगाथा काल और 1318 से 6043 तक भक्ति काल, 6043 से 8043 तक रीति काल और 8043 से 9027 तक गद काल का ये काल विभाजन किया है। और आचार्य शुक्ल द्वारा किए गए इस नामकरण में वीरगाथा काल नाम से संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा। जो इसका जो वीरगाथा काल है, जो 1993 से 1318 तक जो वीरगाथा काल था, उसमें कई जो विद्वानों थे उनमें मतभेद था। जिन पुस्तकों को आधार मानकर इस काल को वीरगाथा काल उन्होंने कहा, वो कालांतर में हुए शोध कार्य में उनमें से बहुत प्रामाणिक सिद्ध नहीं हुआ। शोध कार्य मतलब कि होता है कि अगर के बहुत सारे विद्वान उस पे चर्चा करते हैं, उसकी प्रामाणिकता जांचने के लिए शोध करते हैं, खोज करते हैं, तो उससे पता चला कि ये जो वीरगाथा काल है ये उतना प्रामाणिक सिद्ध नहीं हुआ विद्वानों के अनुसार। इतिहास के लिए शुक्ल जी ने सामग्री के संकलन की अपेक्षा उपलब्ध सामग्री का तर्कपूर्ण दृष्टि से विश्लेषण किया। उन्होंने इसका विश्लेषण तो तर्कपूर्ण किया, यानी उन्होंने तर्क के साथ ही विश्लेषण किया था। अपने विवेक का प्रयोग कर भक्ति काल और रीति काल को भली प्रकार से जानना व समझना हेतु समुच्चय वर्गीकरण किया। उन्होंने भक्ति काल और रीति काल को समझने के लिए कई परिवर्तन किए, कई वर्गीकरण किए। हालांकि ये परिवर्तित विद्वानों के मत कुछ बिंदुओं पर आचार्य शुक्ल के मत से भिन्न है। मतलब कुछ विद्वानों के जो मत थे और आचार्य शुक्ल के जो मत थे वो अलग अलग है। उनके विषय यथा वीरगाथा काल का नामकरण, भक्ति काल का तत्कालीन निरीक्षण के कारण उदय, हिंदी प्रेमाख्यान, भक्ति काल का तत्कालीन निराशा के कारण उदय, हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का सूफी मासनवियों का अनुकरण होना, संत मत का एकेश्वरवाद से प्रभावित होना आदि। पर कहीं गई उनकी बातें सही साबित नहीं हुई है। फिर भी आचार्य शुक्ल का इतिहास निवर्वाद रूप से हिंदी साहित्य में अन्यतम स्थान रखता है। शुक्ल जी का इतिहास परिवर्तित साहित्य इतिहासकार के लिए मापदंड है। उनके इतिहास में अनेक व्यापक दृष्टिकोण व वैज्ञानिक विवेचन पद्धति का निर्देश है। अनुसंधान की सुविधाओं का अभाव होने पर भी शक्ति और विश्लेषण की प्रतिभा के आधार पर कई दशकों पूर्व जो इतिहास उन्होंने लिखा उस पर आज भी प्रश्न उठना कठिन है। उनका इतिहास का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि उनकी लिखी एक एक पंक्तियां अनुसंधान का आधार बनती है। निश्चित ही हिंदी भाषा में लिखे इस साहित्य के इतिहास का स्थान सर्वोपरि है। शुक्ल जी के इतिहास को आधार बनाकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 में प्रकाशित हुआ। इस इतिहास के नाम से ही स्पष्ट है कि उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से कवियों व साहित्य प्रवृत्तियों पर बात की है। उन्होंने कालांतर में हुए शोध कार्यों के आधार पर उपलब्ध हुए सिद्धनाथ जैन साहित्य को भी अपने इतिहास में शामिल किया। इन्होंने जो काल विभाजन किया है वह बहुत कुछ आचार्य के शुक्ल के द्वारा किए गए नामकरण से ही प्रभावित है। इनके इतिहास में 1693 से तक का वर्णन है और हिंदी साहित्य का आरंभ 1693 से मानने के कारण स्वयं भू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। इसका द्वितीय भाग अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। साहित्य इतिहास का लेखन की इस परंपरा को आगे बढ़ाना और उस पर नवीन दृष्टि से देखने का श्रेय आचार्य हजरी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। द्विवेदी जी ऐसे साहित्य इतिहास का लेखक है जिनकी दृष्टि से ने शुक्ल जी द्वारा कही गई बातों पर ध्यान देकर तर्कपूर्ण दृष्टि से उसका विवेचन विश्लेषण किया। मतलब कि उन्होंने तर्कपूर्ण तरीके से इसकी जांच की और इनका विश्लेषण किया और ये निष्कर्ष निकाला कि अपनी असहमति प्रकट की। उन्होंने इस पे विचार किया, अपना विश्लेषण किया और अपनी असहमति प्रकट की
कि साहित्य के इतिहास से संबंधित उनकी पुस्तक में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1950, नाथ संप्रदाय, मध्ययुगीन धर्म साधन, मध्ययुगीन बोध का स्वरूप उल्लेखनीय है। यह पुस्तक विविध विषयों पर आधारित है जिनसे साहित्य इतिहास की जानकारी होने के साथ ही नई व्याख्या भी है। आचार्य हजरी प्रसाद द्विवेदी की नवीन दृष्टि शोध पर आधारित नवीन समागी, नवीन स्थापनाएं और उनके साहित्य इतिहास को अब एक नवीन स्वरूप प्रदान करती है, जिस द्विविदित जनों ने सहज स्वीकार किया। द्विवेदी जी साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखना परखने में विश्वास रखते थे। यही कारण है कि उनके साहित्य दृश्य में लोकवार्ता का पुट दिखाई देता है। भाषाई चेतना प्रौढ़ दृष्टिगोचर होती है। इतिहास लिखने में संस्कृत सामाजिक परंपरा का जनमानस की आशा आकांक्षाओं का सामंजस्य है। यानी उन्होंने जब इतिहास लिखना स्टार्ट किया तो उसमें सांस्कृतिक सामाजिक परंपराओं का तो है ही, लेकिन उन्होंने लोगों की जनमानस की जो आशा है, यानी लोगों की जो आशा है और आकांक्षा है, उनको भी इसमें मिला दिया। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसे अपने इतिहास ग्रंथ में दिया। उन्होंने कहा, गहन अध्ययन और सूक्ष्म पर्यवेक्षण और अनुसंधानात्मक मानना का परिणाम है कि वीरगाथा काल के संबंध में उनका मत है कि आदिकाल कहना अधिक उचित है। उन्होंने कहा कि ये जो वीरगाथा काल है उसे आदिकाल कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि इस काल में वीरगाथात्मक काव्य की रचना नहीं हुई। साथ ही जिन ग्रंथों के आधार पर इस वीरगाथा नाम दिया गया उसमें से अधिकांश अप्रामाणिक है। भक्ति आंदोलन को भी हिंदुओं की परिचित मानसिकता के परिणाम स्वरूप उदित हुआ नहीं मानते। निश्चित ही आचार्य हजरी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य इतिहास के ऐसे लेखक हैं जिनका अवदान अनिर्वचनीय व अविस्मरणीय है। यानी कि जो हजरी प्रसाद द्विवेदी जी का जो साहित्य में योगदान है वो अनिर्वचनीय है, मतलब अविस्मरणीय है, यानी कि वो अद्भुत है। घासदास से आरंभ हुए इतिहास लिखने की यह परंपरा निरंतर चलती आ रही है और द्विवेदी जी के पश्चात भी अनेक लेखकों ने साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत सी पुस्तकें लिखी। यानी कि जो घासदास ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना आरंभ किया, उसके बाद द्विवेदी जी आए। द्विवेदी जी के बाद भी अनेक लेखकों ने साहित्य के इतिहास में अपनी पुस्तकें लिखी। इनमें नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का विद्वत इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपादक हिंदी साहित्य डॉक्टर नागेंद्र का, रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कृति, हिंदी साहित्य का विज्ञान इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह कृति, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर राम स्वरूप चित्रवृत्ति के, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आदि के नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कृति हिंदी साहित्य का विज्ञान इतिहास जो 1965 में प्रकाशित हुआ, इस इतिहास में वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयास है। गुप्त जी का मानना है कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की व्याख्या नवीन अनुसंधानों में की गई। इतिहास संबंधित व्याख्याओं से उत्तर कुछ नवीन निष्कर्ष दिए और पूर्ववर्ती स्थापनाओं को खारिज करने का प्रयत्न किया। उन्होंने आरंभिक काल व मध्यकाल में हुए रचनाओं को वे धर्म मिश्रित काव्य, लोक मिश्रित काव्य, राज्य मिश्रित काव्य में विभाजित करते हैं और आधुनिक काल का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ मानते हैं। निश्चय ही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में लिखे हुए वैज्ञानिक इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी कि जो साहित्य इतिहास का लेखन की जो परंपरा है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन यह परंपरा अभी कहीं जारी है। ये परंपरा अभी भी जारी है। कई विद्वानों ने अपनी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को अभी भी लिखा है। साहित्य कैसे बना इस पे अपना मतभेद दिया है। इतिहास लेखन के मत में थोड़ा बहुत कई विद्वानों में भेद अवश्य होते हैं, लेकिन नवीन शोध करने की उनमें जिज्ञासा प्रेरित होती है और आधुनिक संदर्भ में शोध और विमर्श करने के लिए यह प्रेरणा आवश्यक है। इसी के फलस्वरूप आज के देश के विविध शैक्षणिक संस्थानों में शोध कार्य हो रहे हैं, जिनका परिणाम निश्चित ही हिंदी साहित्य के इतिहास में सुदृढ़ और साहित्य को समृद्ध बनाया गया है।
कहने का अर्थ ये है कि कई शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ पे ये शोध कार्य हो रहे हैं। और तो गाइज़ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए।